नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की आप सबका स्वागत है। बरसात की तेज रात थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी मानो किसी का दर्द दुनिया को दिखाना चाहती हो। शहर के पुराने इलाके में स्थित एक छोटे से मकान के आंगन में खड़ी थी 22 साल की काव्या। उसके गाल पर उभरे लाल निशान बता रहे थे कि अभी भी उसे बेरहमी से पीटा गया था। निकल जा मेरे घर से, उसकी चाची शारदा चीखी। काव्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। चाची, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ मरना है मर जा, मेरे लिए तू बोझ है। इतना कहकर शारदा ने उसका बैग बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। काव्या वहीं सड़क पर बैठ गई। यह वही घर था जो कभी उसके पिता ने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन 5 साल पहले माता पिता की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसके चाचा चाची ने पूरा घर अपने नाम करवा लिया। चाचा मोहनलाल सीधे साधे आदमी थे, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करते थे और अक्सर बाहर रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में शारदा काव्या से नौकरन जैसे व्यवहार करती थी। सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करवाती, फिर भी छोटी छोटी बातों पर अपमानित करती। काव्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना प्रशासनिक अधिकारी बनने का था, लेकिन चाची ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। उस रात जब बारिश और तेज हुई तो काव्या ने अपना बैग उठाया और सुनसान सड़क पर चलने लगी। उसके पास ना कोई मंजिल थी, ना कोई सहारा। बचपन की यादें उसके दिल को बार बार घायल कर रही थी। उसे याद आई कैसे उसके पिता उसके कंधों पर बैठाकर मेले दिखाते थे और माँ हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी, लेकिन किस्मत में एक ही हादसे में सब कुछ छीन लिया था। चलते चलते वह शहर के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। तभी से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उस दिशा में दौड़ी। एक काली एसयूवी सड़क किनारे पलटी हुई थी। गाड़ी से धुआं निकल रहा था। काव्या ने देखा कि 2 आदमी किसी घायल युवक को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल रहे थे। जल्दी करो, अगर ये बच गया तो हम सब फंस जाएंगे, एक आदमी बोला। दूसरे ने घायल युवक को सड़क किनारे गहरी खाई में फेंक दिया। फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खाई के पास पहुंची। नीचे एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। सुनी सुनी उसने आवाज लगाई। युवक की हल्की सांसें चल रही थी। काव्या तुरंत नीचे उतरी। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक फाइल और एक छोटे से डिजिटल कार्ड पर गई। शायद दुर्घटना के दौरान गिर गया था। उसने दोनों चीजें अपने बैग में रख ली और पूरी ताकत लगाकर युवक को ऊपर लाने लगी। बारिश लगातार हो रही थी। उसके हाथ फिसल रहे थे। कई बार वो खुद को भी गिरते गिरते बची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद वह उस सड़क तक खींच लाई। अब समस्या थी अस्पताल पहुंचने की। रात के 2 बजे तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। तभी दूर से एक दूध का टैंकर आता दिखाई दिया। काव्या सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। पागल होकर उसने गुस्से में कहा, भैया एक आदमी मर जाएगा, मदद कर दीजिए। ड्राइवर का दिल पसीज गया। दोनों ने मिलकर घायल युवक को टैंकर में रखा और शहर के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर। रिश्तेदार कौन है? नर्स ने पूछा। काव्या चुप रही। पत्नी हो ना? नहीं, लेकिन हालत ऐसे थी कि किसी को समझाने का समय नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज का बहुत खून बह चुका है, तुरंत O नेगेटिव ब्लड चाहिए। ब्लड बैंक में वह ग्रुप उपलब्ध नहीं था। जांच करने पर पता चला कि काव्या का ब्लड ग्रुप भी वही था। अगर तुम तैयार हो तो उसकी जान बच सकती है। काव्या ने बिना सोचे कहा, ले लीजिए। सुबह होने तक उसकी हालत भी कमजोर हो चुकी थी। वह अस्पताल की कुर्सी पर बैठी थी कि अचानक पूरा अस्पताल सक्रिय उठा। कई पुलिस गाड़ियां आ गई। बड़े अधिकारी अंदर बाहर दौड़ने लगे। काव्या हैरान थी। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी उसके पास से, बेटी क्या तुम वही हो जिसने रात को इन्हें बचाया? जी। तुम जानती हो ये कौन है? काव्या ने सिर हिला दिया। अधिकारी की आंखें भर आई। ये देश के सबसे युवा और ईमानदार विशेष जांच अधिकारी अद्वैत राठौर हैं। काव्या दंग रह गई। अद्वैत पिछले कई महीनों से एक बड़े अवैध हथियार गिरोह की जांच कर रहे थे। उन्हीं अपराधियों ने उन पर हमला किया था। अचानक काव्या को अपने बैग में रखी फाइल आई। उसने वह फाइल अधिकारी को दी। फाइल देखकर अधिकारी चौंक पड़े। हे भगवान, यही तो वो सबूत है जिनकी हमें तलाश थी। फाइल में हथियार तस्करी से जुड़े बड़े बड़े नेता और व्यापारियों के नाम थे। उसी दिन पुलिस ने कई जगह छापे मारी। 2 दिन बाद अदित को होश आया। उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई वह कहाँ है? काव्या को उनके कमरे में बुलाया गया। अदित ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। अदित उसकी सादगी देखकर प्रभावित हो गए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। पहली बार किसी ने काव्या से सम्मान से बात की थी। कुछ दिन बाद अदित को छुट्टी मिल गई, लेकिन उसने काव्या को अस्पताल से सीधे जाने नहीं दिया। आप कहाँ रहेंगी? यह सवाल सुनकर काव्या की आंखें भरे। उसने सारी कहानी बता दी। माता पिता की मौत, पुश्तैनी घर पर कब्जा, चाची के अत्याचार और रात घर से निकल जाने तक की पूरी दास्तां। अद्वैत लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, आप अकेले रहने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने अपने विश्वसनीय महिला आश्रय केंद्र में काव्य की व्यवस्था करवा दी। उधर पुलिस जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे थे। काव्य द्वारा दी गई फाइल पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, लेकिन अपराधियों को भी पता चल चुका था कि वह लड़की कौन है जितने सबूत पुलिस तक पहुंचा है, और अब उसकी नजर काव्य पर थी। एक रात आश्रय केंद्र से लौटते समय काव्य को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तेज कदम कर दिए। पीछे 3 संदिग्ध लोग थे। उनमें से एक फोन पर बोला, बॉस, लड़की मिल गई है। काव्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बनने वाले हैं। रात का समय था, सड़क लगभग सुनसान थी। काव्य ने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पलों में लोग दौड़ते उसके सामने आ गए। बहुत बहादुर बन रही थी ना, अब बताओ फाइल और बाकी सबूत कहाँ हैं? एक आदमी गुर्राया। काव्य समझ गई कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आदित्य पर हमला किया था। उसने मुंह जुटाकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्य पूरी ताकत से चीखी। उसी समय सड़क के दूसरी ओर से एक पुलिस जीप आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर बदमाश भाग खड़े हुए। काव्य की जान में जान आ गई। पुलिस से सुरक्षित आश्रय केंद्र पहुंचा दिया गया। अगर अजित को इस घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत उनसे मिलने पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है, उन्होंने कहा। जो लोग इस गिरोह के पीछे हैं वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। काव्य ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी सुरक्षा की इतनी चिंता कर रहा है। आने वाले दिनों में अजित उनकी टीम ने जांच और तेज कर दी। धीरे धीरे गिरोह के कई सदस्य पकड़े गए, लेकिन असली सरगना अभी भी कानून की पकड़ से दूर था। एक दिन पुलिस को सूचना मिली कि गिरोह का मुख्य आरोपी शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। उसी रात एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके ठिकानों की तलाशी ली गई तो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति, हथियार और कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए। पूरे राज्य में इस कार्रवाई की चर्चा होने लगी। समाचार चैनलों पर अजित की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा होने लगी, लेकिन अजित जानते थे कि सफलता के पीछे काव्य की बहादुरी की सबसे बड़ी वजह थी। यदि उस रात उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसने अस्पताल न पहुंचाया होता तो शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आती। कुछ महीने बाद मामला अदालत में पहुंचा। सभी अपराधियों को कठोर सजा मिली। अदालत ने अपने फैसले में काव्य की बहादुरी की विशेष सराहना की। उसी दिन अदालत से बाहर निकलते समय अदालत ने काव्य से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। काव्य मुस्कुरा दी। वह समझ नहीं पाई कि अजित का क्या कहना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद अजित ने उसे अपने घर बुलाया। वह, उनकी माँ, बहनों, परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। सबने काव्य का बहुत सम्मान किया। अजित की माँ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, तुम्हारे सादगी संस्कार देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा हो। काव्य की आंखें नम हो गई। उस वर्षों बाद माँ जैसे स्नेह महसूस हुआ। उसी शाम अजित ने सबके सामने कहा, मैं काव्य से विवाह करना चाहता हूँ, अगर इसे कोई आपत्ति न हो तो। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। काव्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। अजित की माँ मुस्कुराई और बोली, हमें तो इस दिन का इंतजार था। काव्य ने धीरे से अपनी सहमति दे दी। कुछ महीने बाद दोनों का विवाह बहुत सादगी और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। शहर के लोग इस शादी की चर्चा करने लगे। हर कोई कह रहा था कि भगवान ने आखिरकार काव्य के साथ न्याय किया है। शादी के बाद भी काव्य ने अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर समाज सेवा का रास्ता चुना। उसने महिला और अनाथ लड़कियों की मदद के लिए एक संस्था शुरू की। उसकी मेहनत और समर्पण से सैकड़ों महिलाओं को नया जीवन मिला। एक वर्ष बाद शहर में एक बड़े महिला सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन होना था। सरकार ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में काव्य को आमंत्रित किया। जब कार्यक्रम का पता चला तो काव्य हैरान रह गई, क्योंकि यह केंद्र उसी मोहल्ले में बन रहा था जहां कभी उसे अपमानित करके घर से निकाला गया था। कार्यक्रम वाले दिन पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। जैसे ही काव्य अपनी कार से उतरी, लोगों ने तालियों की गुड़गुड़ाहट से उसका स्वागत किया। मंच पर उसका नाम सम्मान के साथ लिया गया। उसी भीड़ में शारदा और मोहनलाल जी भी खड़े थे। दोनों की हालत देखने लायक थी। जिस लड़की को उन्होंने बहुत समझा था, आज वही पूरा शहर के सम्मान का केंद्र बनी हुई थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद काव्य मंच से नीचे उतरी। मोहनलाल कांपते हुए उसके सामने, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सच जानता था, लेकिन तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया। काव्य ने उनके हाथ पकड़ लिए। चाचा जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। तभी शारदा जी उसके सामने आ गई। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। वे रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर दो। काव्य कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, आपने मुझे बहुत दर्द दिया था, लेकिन शायद वही दर्द मुझे मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। मैं आपका माफ करती हूँ। यह सुनते ही शारदा फूट फूट कर रोने लगी।
वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसी समय अद्वैत मंच पर आए और सबके सामने बोले, आज काव्य सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बल्कि उन लाखों लड़कियों की प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। काव्य ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसके माता पिता कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था आज वही लोग उसके सम्मान में खड़े थे। उस दिन उसे समझ आया कि भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब न्याय करते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। कभी कभी जीवन के सबसे अंधेरे रास्ते इंसान को उसकी सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचाते हैं, और काव्य की जिंदगी इस सच को सबसे खूबसूरत उदाहरण बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको काव्य की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और आप भी मानते हैं कि सच्चाई, हिम्मत और अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, तो वीडियो को लाइक, हाइप, शेयर और कमेंट में लिखें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी दिल को छू देने वाली कहानियां, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।